नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित पाठ। और तीसरे पाठ को हम पढ़ते पढ़ते आ गए थे, पेज हमारा था यहाँ पर आ गए थे, हम 103 पेज के ऊपर आ गए थे और अंतिम पैरा पढ़ रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैरे में इससे पहले हमने जो है पढ़ा कि किस तरह से लेखक और जीजी के दोनों के आपसी जो मत थे उनमें कितना मतभेद था। जीजी हमेशा विश्वास धर्म की बातें कर रही थी और लेखक जो है विज्ञान सम्मत बात कर रहा था। दोनों में आपस में काफ़ी बहस होती है और बहस होते होते बात यहाँ तक हो जाती है कि तथा राजा यथा राजा तथा प्रजा, और लेखक कहता है यथा प्रजा तथा राजा। यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे थे, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। आज़ादी के आंदोलन के लिए जो महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन उठाया था उसमें। और यहाँ पर पढ़ रहे थे, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। बहुत अच्छी बात कही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है कहा गया है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हमारे विचार इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम स्वयं क्या करते हैं? लेखक ने बताया कि हमारे ऊपर भी तो बहुत सारा मातृभूमि का, देश का भार है। हम क्या करते हैं? पर कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार को अंग तो नहीं बन रहे हैं कि कहीं हम तो इसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। देखो ये बात कहाँ कह गया है, यानी कि ये कहाँ कह गया? ये भ्रष्टाचार पे कह गया। काले मेघा दल के उमड़ते हैं, पानी जमाजम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बीच में कहा था गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, मटका फूटा का फूटा रह जाता है। बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, लेकिन गगरी नहीं भरती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिरी कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक का मत है कि ये किस तरह से विचारधारा में परिवर्तन आएगा। बात कहाँ से लेखक ने कहाँ पर जोड़ी है, ये बात आपको इस पैरे को, इम्पोर्टेंट पैरा, अति महत्वपूर्ण पैरा, इसको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है। बस पाठ समाप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न आ जाते हैं अभ्यास के। हमारा तीसरा पाठ पूरा हो गया है और अभ्यास के प्रश्नों पर एक बार हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं पाठ के साथ। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? मेंढक मंडली, मैंने शुरू में ही आपको बताया था पाठ पढ़ते पढ़ते कि कुछ लोग उसको इंद्रसेना कहते थे, कुछ मेंढक मंडली कहते थे। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको उसी समय बताया था, गांव के कुछ लोगों को, लड़कों को का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे उनका गवारूपन या कहिए ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास मानते थे, इसलिए वे उन्हें गाली देते थे। इस नफरत के कारण उन्होंने इंद्र सभा के लड़कों को मेंढक मंडली की संज्ञा यानी नाम दे दिया था। और गांव के बच्चों की टोली भगवान इंद्रसेना से वर्षा करने की गुहार लगाना चाहती थी। बच्चे चाहते थे कि अगर भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए पानी की मांग कर रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर लोगों से जल दान कराएं। शायद इसी से इंद्र देवता उन्हें प्रसन्न होकर वर्षा का दान करेंगे, वर्षा देंगे। इन सब बातों से यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? मैंने आपको बीच में भी बताया थी बात कि देखो,
जो है इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने पर लेखक ने उसका विरोध किया था, लेकिन जीजी ने किस तरह से अपने विचार दिए और समझाया। मैंने आपको बताया था बीच में कि इस विचार को किस तरह से तर्क संगत ठहराया। गांव के कुछ नंग धड़ंग बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गांव वालों से पानी मांगते। उनका विश्वास था कि ऐसा करने के लिए इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इस मंडली को इंद्रसेना कहा गया है, यानी कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को बिल्कुल सही बात कही कि सही है। उसकी मान्यता थी कि देवता से कुछ पाने के लिए पहले कुछ दान करना होगा। किसान जैसे पहले 5-6 सेर अनाज बीज के रूप में डालता है, तो वह उसके बाद पूरी फसल प्राप्त करता है, 30-40 मन प्राप्त करता है। इंद्र सभा लागू होती है। इंद्र सभा लोगों के जल के दान करा के इंद्र को प्रसन्न करेगी, और वहाँ से फिर इंद्र भगवान झमाझम हम लोगों के लिए बारिश करेंगे। पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की बात क्यों कही गई है, ये प्रश्न मैंने बीच में आपको समझा दिया था। मैंने बीच में बताया था कि गुड़दानी गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। गांव के लड़के बच्चे भगवान इंद्र से पानी और गुड़दानी दोनों की मांग कर रहे हैं। यानी कि गुड़ भी जो है पानी से ही तैयार होता है, यानी कि ईंख तैयार होती है। कारण यह है कि बच्चों को पीने, नहाने, धोने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए गुड़दानी चाहिए। गुड़दानी बादलों पर आधारित होती है। यदि बादल झमाझम बरसेंगे, खेतों में पानी आएगा, खेतों में पानी गिरेगा तो फसल तैयार होगी, गुड़ तैयार होगा, यानी ईंख तैयार होगी, धान तैयार होगा, अनाज तैयार होगा। इस तरह से गुड़दानी की बात कही गई। इसके बाद में अगला है गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना को। इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, बैलों को प्यासा रहने की। प्रिय विद्यार्थियों, देखो, बैलों से जब तक सारी खेती पहले बैलों से होती थी। आजकल तो टेक्निकल और तकनीकी का जमाना है। पहले दौर में सारी की सारी खेती बैलों से होती थी, और बैलों से जो खेती की जाती थी तब जो है बैलों को एक प्रकार से कृषि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वे खेतों में जोतकर अनाज उपजाते थे। प्यासे रहने से कारण कृषि को नष्ट हो जाएगी। ये लेखक बताता है कि यह कहना चाहता है कि वर्षा के बिना खेती सूखी जा रही है और खेती के आधार कहे जाने वाले बैल मरे जा रहे हैं। इसलिए ये बात कही गई है कि यदि इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो बैल कैसे पानी पिएंगे, और बैल मर जाएंगे और कृषि समाप्त हो जाएगी। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, मैंने बताया था ये प्रश्न आपको बीच में। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। देखिए, नदियों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। हम नदियों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, कृषि से लेकर के हमारे जो सूखे कंठों की प्यास बुझाने तक नदियां काम करती हैं। इसमें आप बताएंगे कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है कि इसका मतलब ये है कि गंगा भारत की सबसे पूज्य नदी है। यह भारत को अन्न जल प्रदान करती है, अतः इसे माँ की संज्ञा दी गई है। माँ की तरह से हम पूजते हैं। इस नदी के साथ माँ का पवित्र संबंध है, जोड़ लिया जाता है। गंगा हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों में नदियों का सबसे पहले महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी बस्तियां हैं, हमारे जल के स्रोत हैं। बड़े बड़े महानगरों की जो प्यास बुझाई जाती है वो नदियों के जल स्रोत से बुझाई जाती है। हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, या हमारे जितने भी बड़े बड़े धार्मिक नगर हैं, वे सब हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि पवित्र स्थल नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। और इसी प्रकार से हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए गंगा, जमुना, जो है सतलुज, कावेरी आदि नदियों को संज्ञा देते हैं, उनको नाम लेते हैं, ताकि नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में अति महत्व है। रिश्तों से हमारी भावना भक्ति में बढ़ जाना। विश्वासों के जंगल में, ध्यान से देखिए, प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपके लिए, विश्वासों
विश्वास, रिश्तों में हमारी भावना भक्ति में बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राख हो सकती है, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। कथन बिल्कुल असत्य है, कोई भी भावना सत्य के राह पर की बाधा नहीं डालती, सच्चाई को नहीं वो करती है। नहीं ही जीजी की भावना भक्ति लेखक को सत्यनिष्ठा की कमजोर करती है। वास्तव में सत्य पर आग्रह करने वाले भी कई बार तर्क से अंधे हो जाते हैं। गणितीय जीवन में तर्क देने वाले इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवन में उससे भी बड़ा सत्य है जो भावनाओं को छिपे होते हैं। इसलिए जो है ना, तभी लेखक की सारी बातें इसके सामने पस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये भावनाएं तर्क सत्य पर संतुलित पैदा करती हैं, वे हमारी बुद्धि को एकांगी शक्ति का संपूर्णता प्रदान करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने अभ्यास की यहाँ तक 6 प्रश्न देखे हैं। आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखाई में अच्छे से पहले कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ, फिर प्रश्न उत्तर, और उसके बाद में एक सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता रखा है आपको कि पाठ का उद्देश्य, और उसके बाद में ये सारे के सारे प्रश्न जो है पाठ के आसपास। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के आसपास भी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद में आपको सारा काम बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना भी है और पाठ को याद भी करना है, क्योंकि हमारा एक पाठ 2 या 3 दिन में समाप्त होता है। तो इसलिए आप साथ साथ याद करते रहें। सबसे अच्छा अवसर है, सबसे अच्छा समय है, और इसके अंदर आप अपने घर पर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगला वीडियो हम अगले पाठ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।